किसी भी स्टेट के लिए ये आपका मान्य है, सभी राज्यों के लिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला प्रश्न है हमारे सामने, आपके सामने, सूतिका अवस्था का संक्रमण, इसी को हम लोग प्यूरिपेरल इन्फेक्शन कहते हैं। प्यूरिपेरल इन्फेक्शन जो होता है इसी को प्यूरिपेरल सेप्सिस कहिए या प्यूरिपेरल इन्फेक्शन कहिए, बात वही होगा, समझ गए। हिंदी में सूतिका अवस्था का संक्रमण होता है। सूतिका अवस्था क्या होता है? तो बच्चा के जन्म के बाद का जो समय होता है एक महिला के लिए, वह सूतिका अवस्था ही होता है, जो कि 4 से 6 सप्ताह का समय होता है प्रेग्नेंट बच्चे को जन्म देने के बाद। यही 4 से 6 सप्ताह में जो है महिला के जो जननांग है वहाँ से डिस्चार्ज होते रहता है बच्चे के जन्म के बाद। तो इस अवस्था में संक्रमण का खतरा भी होता है, उसी को हम लोग प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या प्यूरिपेरल सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। इसके कारण को बताना है, इसके लक्षण को बताना है, इसके मैनेजमेंट को बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझिए ये होता क्या है। तो उम्मीद है बता ही दिए कि प्रसव की जटिलताओं कॉम्प्लिकेशन के कारण जनन मार्ग में होने वाला संक्रमण सूतिका अवस्था का संक्रमण कहलाता है। देखिए, किसी का लेबर हो गया, समझ गए, किसी का लेबर हो गया मतलब बच्चे जन्म हो गया, बच्चा जन्म शिशु जन्म ले चुका, लेने के बाद अब कहीं ना कहीं प्रसव में कुछ ऐसा दिक्कत आया होगा या सही से प्रसव में सावधानियां नहीं रखा गया होगा, तो वहाँ पे जो है एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, एक जटिलता आता है, और उन जटिलता के कारण जो है जनन मार्ग में संक्रमण हो जाता है, जो आपको बच्चे के जन्म के बाद जो है 4 से 6 सप्ताह के अवस्था में जो है देखने को मिल सकता है, हो जाता है। तो यह जो है आपके क्या कहते हैं, सूतिका अवस्था का संक्रमण कहते हैं, समझ गए। कारण क्या होता है? तो संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। अब जननांगों में जो संक्रमण उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है एंडोजीनस ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है? इंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म। एंडोजीनियस के मतलब क्या होता है? आंतरिक वाला, समझ गए। ये जीवाणु रोगी के अंदर ही पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं को जो है वृद्धि करने के लिए उपयुक्त वातावरण शरीर के अंदर ही मिल जाता है। तो जो इंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो फीमेल है, फीमेल के बॉडी के अंदर ही जो है ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, इसीलिए इसे इंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अब ये होता ये है कि बॉडी में ही यह वृद्धि करने लगता है, क्योंकि बॉडी में ही वृद्धि करने के लिए इसे जो वातावरण चाहिए वह वातावरण उस दौरान मिल जाता है, जो बच्चे के जन्म के बाद होना चाहिए, वह जो है संक्रमण के लिए उपयुक्त होता है, संक्रमण फैलने के लिए, ठीक है। अब इस वातावरण में ये जीवाणु इंडोजीनियस वाला अपना वृद्धि करने लगता है, संक्रमण बढ़ाने लगता है, जैसे स्ट्रेप्टोकोकी एनारोबिक, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रेडियम बेल्की, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी या फिकली जो होता है, यह सब जीवाणु के नाम है। स्ट्रेप्टोकोकी, ई कोकी, ठीक है, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रेडियम बेल्की, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, फिकल, ये सब जो है आपके नाम होते हैं किसका? इंडोजेनियस जीवाणु का, जो शरीर के अंदर संक्रमण पैदा कर देते हैं, ठीक है। आगे है दूसरा है एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म। एक्सोजेनियस जो वातावरण के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जीवाणु किसी माध्यम द्वारा बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणु अधिकतर ड्रॉपलेट संक्रमण व स्पर्श आदि द्वारा फैलते हैं। तो जो एक्सोजेनियस जो ऑर्गेनिज्म होता है, तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें देख लिए कि जो एक्सोजेनियस जो ऑर्गेनिज्म है यह वातावरण से बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, और इस प्रकार के जीवाणु अधिकतर ड्रॉपलेट संक्रमण व स्पर्श आदि द्वारा फैलते हैं। जो बहुत सारे वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं वह सब शरीर में प्रवेश कर जाएगा बाहर से, तो इसीलिए इसे एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, चलिए, तो दोनों इंडोजेनियस एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म को समझ गए। आगे है अब कुछ अन्य कारण भी होता है संक्रमण फैलने का सूतिका अवस्था में, समझ गए। अन्य कारण में क्या होगा? जैसे कुपोषण, जैसे ही आपके बॉडी में कुपोषण होगा, आहार संतुलित मात्रा में नहीं लीजिएगा तो कुपोषण होगा। कुपोषण होने से भी जो है शरीर कमज़ोर होगा, और शरीर कमज़ोर होने से इन्फेक्शन होना मामूली बात हो जाता है, तो कुपोषण भी कारण होगा।
एनीमिया, चूँकि जो प्यूरिपेरल जो आपका समय होता है सूतिका अवस्था, उसमें आप लोग को पता है कि जब डिलीवरी होने के बाद 4 से 6 सप्ताह तक, लगभग 1 महीना तक जो है डिस्चार्ज जो है होते रहता है, वैजिनल डिस्चार्ज। तो इस कंडीशन में एनीमिया होने का खतरा होता है, समझ गए। अब एनीमिया होगा तो पेशेंट में क्या होगा, ये चीज़ें होगा ही, इन्फेक्शन, समझ गए ना। शैल क्रिया द्वारा प्रसर्व, अगर सिजेरियन सेक्शन द्वारा अगर प्रसर्व कोई करा रखा है तो एक कारण बनता है कि अगर थोड़ा भी अगर सिजेरियन सेक्शन में अगर चूक हुआ होगा डिलीवरी के समय, तो बाद में जो है आपके संक्रमण देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे महिलाओं को देखते होइएगा कि डिलीवरी कराने के बाद जो है उसको ये समस्या जो है यूट्रस वगैरह में जो है इन्फेक्शन जो है हो जाता है, क्योंकि उसका सिजेरियन सही से सावधानी से नहीं हुआ रहता है, ठीक है। आगे है रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रिटेंड है, इस कंडीशन में भी ये चीज़ें हो सकता है। बार बार अगर आप वैजिना का एग्ज़ाम करवाते हैं, परीक्षण करवाते हैं, तो वह भी इन्फेक्शन कर सकता है। प्री टर्म लेबर, समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले चुका है तो यह भी जो है आपके प्यूरिपेरल इन्फेक्शन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रसर्व पश्चात रक्तस्राव, पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी प्रसर्व के बाद बहुत ज़्यादा जो हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, यह भी कारण होगा इन्फेक्शन होने का, ठीक है। तो ये सब जो है आपके कारण है, कारण आपके अन्य कारण मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने जो बताया, एक कारण मैंने बताया, पीपीएच बताया, पीटी यानी पूर्व प्रसर्व बताया, ठीक है ना, बार बार योनि एग्जाम, रिटेन प्लेसेंटा, सिजेरियन सेक्शन, एनीमिया, कुपोषण, ये अन्य कारण जो मैंने बताया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सब कारण याद ही हो जाएगा हर कोई को। अब इसमें से 5 कारण भी याद रहेगा, अन्य कारण में लिख देंगे, हो गया, ठीक है ना। ए टू जेड तो किसी को नहीं एकदम लाइन बाय लाइन याद रहेगा, जिसको याद रहेगा अच्छी बातें हैं। आगे देखिए, लक्षण साइन एंड सिम्टोम है। साइन एंड सिम्टोम्स की बात किया जाए तो क्या क्या दिखते हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन, तो नाड़ी दर बढ़ जाता है पेशेंट का, ठीक है। बॉडी का तापमान बढ़ जाता है 102 फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा हो जाएगा। योनि से बदबूदार स्राव, योनि से तो चूँकि प्यूरिपेनियम पीरियड है, प्यूरिपेरल पीरियड है, अवस्था है, सूतिका अवस्था है, तो योनि से डिस्चार्ज होगा ही। तो जो डिस्चार्ज होगा वह काफ़ी बदबूदार होगा, मवाद युक्त आएगा, पस वाला आएगा, ऐसा जो है लोकिया आएगा, क्योंकि लोकिया आप लोग को पता है कि डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज आता है उसी को लोकिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यह लोकिया मवाद युक्त और बदबूदार आएगा। पेट के निचले भाग में दर्द होगा, जननांग के आसपास दर्द होगा, गर्भाशय में सूजन होगा, ठीक है। गर्भाशय जो होता है उसमें सूजन होने का खतरा होता है, और कभी कभी यह इतना ज़्यादा जटिल हो जाता है कि आपके यूट्रस में अगर इन्फेक्शन अगर फैल जाता है तो आपके यूट्रस में गांठ वगैरह हो जाएगा, यूट्रस में जो है आपके प्रॉब्लम कर देगा, तो फिर उस कंडीशन में सर्जरी वगैरह करवाना पड़ता है। यूट्रस को अगर ख़तरनाक हो जाता है तो यूट्रस को हटाना भी पड़ता है, समझ गए। इसलिए लेबर जो है प्रसर्व बहुत सावधानी से होना चाहिए, वरना यह प्यूरिपेरल सेप्सिस इन्फेक्शन बाद में हो जाता है, ठीक है। प्रबंध की बात किया जाए, इस बीमारी के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए, तो महिला को पहले द्रव व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखे, मतलब जो बॉडी में तरल पदार्थ है इलेक्ट्रोलाइट उसको बना कर रखे। आवश्यक हो तो आईवी मार्ग से जो है द्रव प्रदान करते रहेंगे, ताकि बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहे, ठीक है। शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऊपर लक्षण में देखे हैं कि तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान को नॉर्मल करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, ओके। जनन मार्ग के उचित देखभाल करें, क्या करें, चूँकि जनन मार्ग में ही यह इन्फेक्शन फैलता है और धीरे धीरे यह अंदर तक चला जाता है, जिसमें यूट्रस वगैरह भी हो जाता है। तो जननांग को अच्छे से देखभाल करना चाहिए महिला को। और हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की उपस्थिति हो तो रोगी को पृथक करे, मतलब आइसोलेशन में रखे, ठीक है। अगर पता चल जाए कि हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है तो मरीज को अन्य मरीजों से अलग रखे, ठीक है। दर्द से आराम पाने के लिए एनाल्जेसिक दवा देंगे, ठीक है, दर्दनाशक। बुखार होने पर ज्वर नाशक देंगे, जैसे पैरासीटामोल, ठीक है। उसके बाद है महिला के सभी वाइटल ऑर्गेन, जैसे तापमान, रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर, इन सभी का रिकॉर्ड करके रखेंगे, क्योंकि इसका काम जो है लग सकता है। आगे है
रोगी को एंटीबायोटिक संवर्धन एवं उत्तेजनशीलता परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि रोगी को एंटीबायोटिक संवर्धन एवं सेंसेटिव परीक्षण करना चाहिए व उसी अनुसार एंटीबायोटिक का चयन करना चाहिए। रोगी को क्या करना चाहिए, इसका चेक आता है, क्योंकि सभी व्यक्ति में जो है सभी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो ऐसे में ये चेक करना चाहिए। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करने से पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, और उसी अनुसार एंटीबायोटिक चलाने से फ़ायदा होता है। ठीक है, आगे है चिकित्सक के यानी डॉक्टर के अनुसार एंटीबायोटिक प्रदान करें। जैसे कुछ कॉमन एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल है, जेंटामाइसिन है, सेफेक्टाजाइम है, ये सब जो है सेफेटोसिम है, ये याद रखें। एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, उसके बाद जेंटामाइसिन, सेफोजिम, ये सब याद रखें कुछ एंटीबायोटिक। आगे है 9वां है, यदि स्त्री को थकान हो, नींद आने में समस्या हो व तनाव हो तो चिकित्सक के अनुसार सीडेटिव दवाई दें। अगर मरीज को नींद में कमी आए, समस्या आए, थकान महसूस हो, ठीक है, चक्कर आए, तो इन सभी कंडीशन में एक सीडेटिव दवाई आता है जो रोगी को शांत करता है, रिलैक्स करता है, जैसे डाइजापाम, ये दवाइयाँ क्लोनाजिपाम ये देना चाहिए। ठीक है, 10वां है रोगी को पर्याप्त पोषण स्तर बना कर रखे। रोगी को बिल्कुल जो है जो न्यूट्रिशन है उसको बना कर रखे, क्योंकि इन्फेक्शन अगर किसी में आता है तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे है एनीमिया की स्थिति में अतिरिक्त आयरन प्रदान करें, और बहुत ज़्यादा एनीमिया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रबंध है, मैंने आपको बता दिया। ओके।